तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं रीमा अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। दूधिया अवस्था पर बासमती धान में प्रबंधन कार्य। संचयन उपरांत मछली तालाब का प्रबंधन। अमरूद की सघन बागवानी में कर्षण क्रियाएं। धान, जो कि प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की आधी से अधिक जनसंख्या के भोजन की मुख्य फसल है। ऐसा नहीं है कि यह फसल सिर्फ पेट भरने के लिए ही है, बल्कि इसकी उच्च गुणवत्ता वाली बासमती प्रजाति तो निर्यात के द्वारा हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी प्रदान करती है। और शायद आप जानते हो कि सबसे अधिक गुणवत्ता युक्त निर्यात मानक के अनुरूप बासमती का उत्पादन पूरे देश के 4 राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। प्रदेश में बासमती धान के गुणवत्ता युक्त उत्पादन का जिम्मा उठाए एपीडा नामक संस्थान ने बासमती निर्यात विकास संस्थान का गठन कर किसानों को निर्यात गुणवत्ता के अनुरूप बासमती के उत्पादन हेतु प्रशिक्षित कर रहा है। अतः किसान भाइयों, बासमती धान में किए जाने वाले समस्त प्रबंधन कार्यों पर जानकारी हेतु आज हमारे बीच उपस्थित हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान के वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा। एक्सपोर्ट के लिए जब हम खेती करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। जो किसान भाई बासमती की खेती कर रहे हैं उन्होंने बासमती की रोपाई समय पर की होगी, डिस्टेंस 20 बाई 20 सेंटीमीटर पर रोपाई की होगी। उनकी फसल इस समय 70 टन की होगी। कुछ ही दिन में किसान भाइयों बासमती की जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनमें बाली निकलने का समय आ रहा है, बाली निकलना प्रारंभ हो जाएगी। यदि हम खाद ज़्यादा डालेंगे तो ये वैरायटी बढ़ ज़्यादा जाएंगी और बढ़ने के बाद गिरने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा दाने की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बन पाती जैसे कि हमें एक्सपोर्ट के लिए चाहिए होती है। किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखना है जब हमारी फसल गबसन में यानी कि गोब अवस्था में आती है, जब पौधे के अंदर बाली बनना शुरू हो जाती है, उस समय के बाद आपको नाइट्रोजन का प्रयोग खेत में नहीं करना है। बासमती चावल की इस प्रकार की किस्में हैं जिनमें न ज़्यादा खाद चाहिए न बहुत ज़्यादा पानी। कुछ क्रिटिकल स्टेज होती हैं, जैसे आपकी कल्ले निकलते समय, गोब में जब बाली है उस समय, फूल बनते समय और जब दानों में दूध पड़ता है उन समय पर खेत में पानी भरा रखें। बाकी समय में आप खेत को गीला रखें और बीच बीच में सूखने भी दें
थोड़ा सा सूख जाने से इन पौधों का बढ़वार अच्छा होगा और बीमारी कीड़ों का प्रकोप बहुत कम होगा। अभी मौसम में बदलाव शुरू हुआ है, अभी विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इस समय पर किसान भाइयों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए, अपने खेतों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जिन खेतों में आपके बाली निकलना शुरू हो रही है उनमें आपने देखना है कि यदि किसी दूसरी तरीके के पौधों के बीज उसमें आ गए हैं उनको आप ज़रूर खेत से बाहर निकाल दें, क्योंकि जब आप मंडी में अपना माल बेचने जाते हैं तो दूसरे जो बीज होते हैं वो इस धान में मिल करके उसकी गुणवत्ता को ख़राब करते हैं। अभी आजकल एक समस्या और सामने आई है, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पौधे की पत्तियां ऊपर से जल गई हैं, थोड़ी थोड़ी पत्ती जल गई हैं। किसान भाई बहुत परेशान हैं, वो सोचते हैं कि ये कोई बीमारी है। आपको ये समझना चाहिए ये बीमारी नहीं है। जब गर्मी होती है और हवा चलती हैं, जैसे अभी पछुआ हवा चल रही थी, उससे पौधे की पत्तियां आपस में रगड़ती हैं। रगड़ने के कारण ये पत्तियां घायल हो जाती हैं, जिसको हम टिप इंजरी कहते हैं, जिसके रूप में आपकी पत्तियां सूखी सी लाल लाल सी नज़र आने लगती हैं। आपको उससे घबराना नहीं है। अब मौसम बदल रहा है, बारिश होते ही ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। रसायनों का प्रयोग सिर्फ आवश्यक होने पर ही करना है, टिप बर्निंग के लिए कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा एक समस्या काफ़ी विकराल रूप से देखने में आ रही है। आप देखते हैं आपके खेत में खास तौर से पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121, इन वेराइटीज़ में कुछ पौधे लंबे हो जाते हैं और फिर वो सूख जाते हैं। इस बीमारी को बकेने रोग कहते हैं। ये कुछ किसान भाई इसे झंडा रोग कहते हैं, क्योंकि ये झंडे की तरह ऊंचे पौधे बढ़ जाते हैं। किसान भाई उनके लिए भी काफ़ी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक बीमारी है जो बीज से और मिट्टी से आती है। जिन किसान भाइयों को अच्छा बीज नहीं मिल पाया है उनके खेत में ये समस्या ज़्यादा रही है। आप लोगों को ध्यान रखना है उन पौधों के लिए, सबसे पहले उन पौधों को जड़ से निकाल देना है खेत से। ध्यान रहे इन पौधों को काटना नहीं है, जड़ समेत निकालना है, खेत के बाहर करना है। उनको या तो आप कहीं दबा दें या जला दें, अन्यथा ये बीमारी बढ़ती रहेगी। और इसके अलावा इन एरियाज़ में जहाँ पर ये बीमारी आ रही है उनमें आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे भी कर सकते हैं। बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली बासमती का उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकेंगे। हमारे जो किसान भाई मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और तालाब में मत्स्य संचयन का कार्य संपन्न कर लिया है, तो वे मछलियों की उचित बढ़वार के लिए तालाब के उचित प्रबंधन के साथ साथ मछलियों के संतुलित आहार की भी उचित व्यवस्था रखें, क्योंकि मछलियों की बढ़वार को प्रभावित करने के लिए कई कारक उत्तरदायी हो सकते हैं और ये कारक तभी प्रभावी होते हैं जब तालाब की देखरेख और आहार की उचित व्यवस्था नहीं होती है। तो आप कैसे करें मत्स्य तालाब का प्रबंधन, इस विषय पर तकनीकी जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर डीवी सिंह से। जैसा कि सभी किसान भाई अवगत हैं कि जिस प्रकार से फसलों में हमें देख रेख करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी हमें प्रतिदिन देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। हम जब भी मछली के बच्चों का संचय करें जुलाई या अगस्त माह में, उसके बाद से जो हमारे आम किसान भाई अक्सर नहीं ध्यान देते हैं, भोजन की व्यवस्था में लापरवाही करते हैं, ये भी एक जीवों की तरह जीवधारी हैं। इनके भी शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे इनकी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता, प्रजनन के लिए भोजन की आवश्यकता, अन्य क्रियाओं के लिए भोजन की आवश्यकता। तो इनके भोजन को प्राथमिकता के आधार पर दें, अन्यथा हम उत्पादन बहुत अच्छा नहीं प्राप्त कर सकते। जहां पर भी फार्म का प्रबंधन अच्छी ढंग से किया जाता है और भोजन की मात्रा जो वैज्ञानिक ढंग से सुझाई गई है 2 से 3% दी जाती है, वहां पर हमें अधिक से अधिक
अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। उसके वजन का 2 से 3% भार दाने के रूप में हमें परिपूरक आहार के रूप में खिलाना होता है। ये हम 3 महीने के बाद जो भी मात्रा है उसकी दोगुनी कर देते हैं। फिर उसका वजन ले करके उसके वजन के हिसाब से 2 से 3% की मात्रा निर्धारित करते हैं और हम वर्ष में लगभग 10 या 12 बार जाल चलाकर अपने मछलियों की निगरानी भी करते रहते हैं कि इनके स्वास्थ्य इत्यादि में तो कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ हम अपने तालाब का पानी 2 से 3 बार वर्ष भर में 25 से 30% तक परिवर्तित करते रहते हैं। इससे इसमें अच्छे पानी की अच्छी गुणवत्ता बनी रहे और हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ किसान भाइयों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे बंधों के आसपास जो भी घास फूस इत्यादि है उनकी भी सफाई रखना चाहिए और तालाब की साफ सफाई जितनी अच्छी रहेगी ऑक्सीजन की उपलब्धता उतनी अच्छी होगी और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसमें किसी प्रकार के अनावश्यक पदार्थों का समावेश न होने दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि हमारे तालाब में सबसे अहम रोल मछली उत्पादन में ऑक्सीजन, पीएच इत्यादि का है। यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे तालाब में रहती है तो मछलियों का उत्पादन अधिक से अधिक होता है, अन्यथा मछलियों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए जैसा कि अभी हमने बताया कि कई उपाय हैं। चाहे हम कोई पंप लगा लें और किसी एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में काफी ऊंचाई से गिराएं तो इससे भी ऑक्सीजन बढ़ जाती है। दूसरा उपाय है यदि नाव इत्यादि है तो उसको चलाया जाए, उससे भी ऑक्सीजन बढ़ जाती है। यदि हमारे पास समन्वित मत्स्य पालन के अंतर्गत बत्तखें हैं तो उन बत्तखों को तालाब में प्रतिदिन लगभग 1 घंटे या इससे ज़्यादा रखा जाए तो वो भी तैरती हैं और उससे भी हमारे तालाब की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यदि हमारे किसान भाई इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान देंगे तो हमारी जो मत्स्य अंगुलिका संचय की गई है उसकी वृद्धि दिन प्रतिदिन अच्छी होगी और हमें लगभग 40 से 50 कुंतल के बीच में उत्पादन आसानी से मिल जाएगा। और इससे अधिक उत्पादन के लिए हमें ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में बनाए रखने की आवश्यकता है, तभी हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अभी और भी कई जानकारियां बाकी है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार जिससे चलता है प्रदेश का कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। उत्तराखंड की हर खबर देखिए अपना उत्तराखंड। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता लेकर आया है आपके घर तक सरल एवं उपयोगी शक्तिशाली अस्त्र धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। फलों उद्यानिकी के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने सघन एवं अति सघन पद्धति से अमरूद का उद्यान लगाया होगा
तो उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ प्रबंधन कार्यों का करना आवश्यक होता है, जैसे पौधों की समय समय पर काट छांट, आवश्यकता अनुसार सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन, उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग, जल निकास की उचित व्यवस्था एवं पौधों को कीट व रोगों से मुक्त रखना इत्यादि। किसान भाइयों, यदि आपने इन प्रबंधन कार्यों पर कोई भी लापरवाही की तो आपके पौधों पर जल्द ही अनेक प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप होने लगेगा, जिससे पौधे कमजोर हो जाएंगे और ऐसे पौधों से आपको आने वाले समय में कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त अमरूदों की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, सघन एवं अति सघन पद्धति से लगाए गए अमरूद के उद्यानों में इन प्रबंधन कार्यों को आप कब और किस प्रकार से अमल में लाएं, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कि विषय विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम देशमुख से। आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो है मीडो ऑर्चर्ड या अमरूद की खेती हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, इसका जल प्रबंधन और खाद प्रबंधन हम कैसे करें। तो इसमें मुख्य रूप से हमको 2 मीटर कतार से कतार और 1.5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखना चाहिए। प्रथम कटाई करने के लिए हमको ज़मीन की सतह से 1.5 फीट की दूरी पर हमको उस पौधे को कटिंग करना होता है, उसकी शाखाओं को काटना पड़ता है। सघन बागवानी में पौधों की आरंभिक अवस्था में मुख्य तनों को जमीन की सतह से 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटाई या मीडो ऑर्चर्ड में जमीन की सतह से 30 से 40 सेंटीमीटर पर कटाई। यह कार्य सघन बागवानी में रोपण के 2 से 3 माह बाद तथा मीडो बाग में 1 से 2 माह बाद किया जाता है, जिससे काटी गई जगह के नीचे से 3 से 4 अच्छी दूरी पर शाखाओं का आगमन होता है। 4 से 5 माह की वृद्धि अवस्था के बाद जब ये शाखाएं पर्याप्त वृद्धि धारण करती हैं, तब प्रथम क्रम की इन शाखाओं को 50% लंबाई में दोबारा काटते हैं। इस प्रक्रिया को आगामी शाखा वृद्धि सतह के साथ चौथे क्रम तक दोहराते हैं, जब तक कि पौधा अपनी वांछित ऊंचाई मीडो ऑर्चर्ड 1.5 मीटर और सघन बागवानी 2.5 मीटर तथा कैनोपी सघन की 2 मीटर एवं मीडो ऑर्चर्ड की 1 मीटर को प्राप्त न कर ले। सभी कमजोर, रोगग्रस्त, सूखी एवं अनचाही टहनियों को हटाना और प्रत्येक फल तुड़ाई के तुरंत बाद सभी फल धारण करने वाले तनों को उनके आकार का 50% छटाई की जाए, जिसे बैक प्रूनिंग कहते हैं, और इससे लगातार एवं स्थायी उत्पादन प्राप्त होता रहेगा। जैसी हमारी कटिंग हुई, इसमें हमको फंजीसाइड जो है आपका 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसमें बायोस्टीन का उपयोग करते हैं और इसका छिड़काव कर दें तो जो कटिंग के बाद जो होने वाली जो बीमारियां हैं, जो फंगल अटैक है, उससे छुटकारा मिल जाता है। अत्यधिक बारिश की होने की वजह से क्या होता है कि हमारे खेतों में पानी भर जाता है और उसमें जो फंगस से होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो प्रचुर मात्रा में हो जाती है। इसमें जल निकासी के लिए आपको हर कतार में एक छोटी छोटी मेड़ बना लेनी चाहिए ताकि आपका पानी नालियों से बाहर निकल सके। इसके बाद हमको ध्यान रखना पड़ता है इसका पोषण और जल प्रबंधन। सिंचाई प्रणाली यूज़ की है उसको हम कहते हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ड्रिप सिंचाई प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें हमको पानी उसके सीधे पौधे के रूट जोन में या उसकी जड़ों के पास दिया जाता है, जिससे हमारी कम से कम 80 से 85% पानी की बचत होती है। हमको जल प्रबंधन के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जैसे ही हमारा अक्टूबर का महीना समाप्त होता है और हमारी बारिश जब यहाँ से चली जाती है, उस समय पानी को देने के लिए जो हमारा जितना पानी वाष्पीकृत होता है उतना पानी हमको पौधे को देना होता है। अमरूद के पौधे की हम जहाँ तक बात करें, यदि हम उसमें ड्रिपर लगाते हैं और 2 ड्रिपर लगाते हैं, एक पौधे में घंटे में 8 लीटर पानी हम उसको दे सकते हैं। हर चौथे दिन हम उनको पानी दें तो हमारे पौधे में बहुत अच्छी बढ़वार होगी और उसकी पानी की कमी हो जाएगी। यदि किसान भाइयों के पास पानी की कमी है और उसके पास पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही है तो 2 घंटे चला करके वो उसके इंटरवल को, उसके अंतराल को वो 8 घंटे कर सकता है। और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में दूसरा फायदा ये है कि हमको खरपतवार से बहुत छुटकारा मिल जाता है। जो अनवांटेड या अनवांछित जो पौधे होते हैं वो नहीं उग पाते या जो उग गए हैं वो समय पे गर्मी में नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही इसमें हम उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं।
रासायनिक खादों के लिए हमको इसमें हर 15 दिन में इसको हम प्रति एकड़ 2 किलो 19-19-19 या 18-18 को हम 200 लीटर के टैंक में घोल लेते हैं। इसका स्टॉक सॉल्यूशन बना लेते हैं और ड्रिप के माध्यम से हमको दे देते हैं, ताकि ये सभी पौधों में बराबर रूप में चले जाता है। साथ ही हमको NPK के अलावा जो सूक्ष्म तत्व हैं वो भी देना आवश्यक होता है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और बोरान, ये तत्व पौधों के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो इसको हम 100 लीटर पानी में हमको 500 ग्राम घोल करके इसको हम ड्रिप के माध्यम से हर एक महीने के अंतर में देना होता है। साथ ही हमको हमारी मिट्टी की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, ताकि हमको किस तत्व की कितनी कमी है उसको पूर्ति करने के लिए हम इसको दे सकते हैं। कि जो भी हम फलों के पौधे लगाते हैं वो 1.5 साल 2 साल में उनमें फूल लग जाते हैं और फल लग जाते हैं। तो किसान भाइयों से ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी शुरुआती दौर में जो फूल या फल लगते हैं उनको वो तोड़ दें। उनको तोड़ देने से क्या होगा कि जो पोषक तत्व जो फल और फूलों में जा रहे हैं वो उनमें नहीं जाते हुए पौधे के स्वयं में जाएंगे और उनकी पैदावार अच्छी होगी और आने वाले जो सीजन में वो फल लें जिसकी पैदावार भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई इसके माध्यम से आप अपने जो भी मीडो ऑर्चर्ड या जो भी फल के आपने बाग लगाए हैं इसकी अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। कद्दू वर्गीय फसल करेला की बात करें तो इसकी अधिक मांग होने के चलते प्रदेश के किसान भाई जुलाई अगस्त में इसकी बुवाई किए होंगे, जिनकी फसल इस समय फूल एवं फलन की अवस्था पर खेतों में खड़ी होगी। इसमें इस अवस्था पर कुछ समसामयिक प्रबंधनों को अपनाने की जरूरत होती है, जिससे करेले की फसल से भरपूर उत्पादन लिया जा सके। लेकिन अधिक किसान भाइयों द्वारा इस समय किए गए कार्यों की अज्ञानता के चलते समसामयिक कार्यों को नहीं अपनाते, परिणाम स्वरूप फसल से गुणवत्ताहीन कम उपज की प्राप्ति होती है। डॉक्टर साहब, मेरा नाम विशाल शर्मा है और ये मेरी करेले की फसल है। ये 40-45 दिनों की हो गई है। आप बताइए इसका मैं कैसे प्रबंधन, कैसे इसका पानी और कैसे इसका खाद आदि का देखरेख करूं, इसका मेरे को विस्तार रूप से मेरे को इसकी जानकारी दीजिए। अतः किसान भाइयों, करेले की फसल में फूल एवं फलन की अवस्था पर कौन कौन से प्रबंधन किए जाएं, इस विषय की जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर आई.एन. शुक्ला। आज मैं किसान भाइयों आपको करेले की फसल का प्रबंधन एवं उसकी देख रेख कैसे करें, विभिन्न अवस्थाओं पर कौन कौन सी क्रियाएं किसान भाई अपने खेत में करें, इसकी जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि इस समय किसानों की फसल 40 से 45 दिन की अवस्था पर है, किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि ये बरसात की फसल होने के साथ साथ उसने अगर मेढ़ों पर बुवाई कर रखा है तो उसी साथ में जल निकास की व्यवस्था भी कर लेता है। जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर उसने मेढ़ों पर बुवाई की है तो उसी के साथ नालियां बना करके उसको मुख्य जल निकास की जो नाली होती है उससे जोड़ देता है और इस प्रकार से जल निकास का कार्य पूरा हो जाता है, फसल अच्छी होती है। इसके बाद किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए सिंचाई की, क्योंकि अब बरसात का मौसम ख़त्म होने को है। अगर बरसात की पानी की कमी होती है अथवा खेत में नमी की मात्रा कम होती है तो हमारे किसानों को ये ध्यान देना चाहिए कि वो खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, क्योंकि इसी दशा पर पौधों में फल तथा फूल की स्थिति प्रारंभ हो जाती है और फल की तोड़ाई प्रारंभ हो जाती है। ऐसी दशा में किसी भी तरह से खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना चाहिए। किसान भाइयों, करेला की फसल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अपने पौधों को किसान चाहिए कि सहारा देने की जो विधि है उसे तार बांध करके पोल एक छोर से दूसरे छोर पर पोल गाड़ करके उनके माध्यम से तार से बावर सिस्टम जिसको कहते हैं ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा में विशेष रूप से जो कीट के रूप में अपनी फसल को प्रभाव डालता है
वो फल मक्खी होती है। ये फल मक्खी फल में डंक मार करके उसमें अपने अंडे दे देती है, जिससे फल सड़ने लगता है, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इससे बचाने के लिए किसान भाइयों को 0.5% कार्बेरिल का घोल बना करके अपने खेत में इकसार छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कीड़ों से फसल की सुरक्षा हो जाती है। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है धनौरा अमरोहा से शिवराज सिंह ने। आप पॉपुलर की नर्सरी लगाए हैं, इसकी अच्छी वृद्धि एवं विकास हेतु इस समय के प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि बरसात से पहले किसान भाई करते हैं, जब बताया भी जाता है कि जो नर्सरी की जो पौध है उसमें पॉपुलर की पौध में मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाना चाहिए। घास काफ़ी संख्या में दिखाई दे रही है खेत में, तो कम से कम इस समय जो हल्के हाथ से जो घास है जितनी निकल से सफाई कर दें, जिससे कि जो कीड़े बीमारी हैं उसका प्रकोप कम हो। और साथ साथ एक चीज़ और जो देखने में जो खेत में सामने खड़े हुए हैं उसमें देखने में ये आ रही है कि पत्तियां, जैसा कि देख रहे हैं पत्तियों में झिल्ली सी छलनी के आकार की पत्तियां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस नर्सरी में जो सुंडी का कैटरपिलर है उसका प्रकोप हुआ था, जो कि ये समय जो जहां तक चल रहा है, इस समय जो कैटरपिलर का है वो प्रयोग लगभग ख़त्म हो रहा है। अगर कहीं पर कैटरपिलर या सुंडी दिखाई दे रही है पत्तियों को खाने वाली, तो उस सुंडी के लिए जो दवा है किसान भाइयों के लिए बहुत कारगर है। उसमें क्लोरीपाइरीपास प्लस साइफर जो आती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से किसान भाइयों को एक स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि जो नर्सरी है उसकी जो बढ़वार है वो ना रुके और अच्छी तरीके से बढ़वार हो जाए। और साथ ही साथ किसान भाइयों को थोड़ा सा नमी का भी ध्यान रखें कि खेत में जो पॉपुलर की नर्सरी है हल्का पानी ज़रूर किसान भाइयों को दे देना चाहिए अगर बरसात ना हुई हो। तो अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि खाद की कमी दिख रही तो एक स्प्रे इस समय कर सकते हैं किसान भाई, जो कि 18 ग्रेड का है, NPK का एक स्प्रे है। 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके अगर एक स्प्रे कर देते हैं नर्सरी, तो निश्चित रूप से जो नर्सरी की जो बढ़वार है और वो अच्छी होगी और पौधा अच्छा बनेगा और रोपाई योग्य होगा। किसान भाइयों को एक काम और नर्सरी में अति आवश्यक रूप से करना चाहिए, तो इसमें जो साइड की जो ब्रांचें हैं, जो शाखाएं निकल रही हैं 8-10 दिन के अंतराल पे, जो शाखाएं हैं नीचे की उनको निकाल देना चाहिए, जिससे कि जो हमारा पौधा है नर्सरी का वो सीधे रूप से चले और साफ दिखाई दे। और इसी तरह की पौधे की मांग ज़्यादा है। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadata.up@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।